Good evening, everyone. We are going to start our new topic, that is fire protection system. As we can see that fire protection system is the combination of three words. First is fire, second is protection, and third is system. So here three words are used and every words have definite meaning. So first of all we will discuss about fire. What is fire? So we are going to know what is fire. As we know that fire is the self-sustaining process of rapid oxidation of a fuel which produces heat and light. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि जो फायर है वो क्या है, एक रैपिड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट. तो ये क्या है आपका फायर प्रोटेक्शन सिस्टम. अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसे कि हम कहते हैं फायर. ठीक है, अब देखो, अब ये जो फायर है, जहाँ पर भी फायर के चांसेस अकर होते हैं वो चार चीज़ों की वजह से. फर्स्ट हीट, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड फ्यूल एंड फोर्थ केमिकल रिएक्शन. फोर्थ क्या है? केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब हमने क्या करा, इन चारों वर्ड्स को मिला के एक ट्रायंगल बना लिया जिसे हम बोलते हैं फायर ट्रायंगल. क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल, है ना. अब देखो, अब फायर ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो लो, हमने ड्रॉ कर लिया एक ट्रायंगल जिसमें एक साइड है हीट, दूसरे साइड है ऑक्सीजन, तीसरे साइड है फ्यूल एंड चौथे साइड है केमिकल रिएक्शन, है ना. हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन और केमिकल रिएक्शन. इस ट्रायंगल में से अगर हम एक को हटा दें, चाहे हम हीट हटा दें, चाहे हम ऑक्सीजन हटा दें, चाहे फ्यूल हटा दें, तो फायर के चांसेस नेग्लेक्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि फायर तभी प्रोड्यूस होती है जब हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल तीनों आपस में क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है हमारा फायर ट्रायंगल. तो ये जो फायर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है इसी का यूज़ करा गया है किसमें? फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में. चलो, ये तो था फायर ट्रायंगल की बात और फायर की बात कि फायर कैसे अकर होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर की. तो टाइप्स ऑफ फायर क्या है? टाइप्स ऑफ फायर बेसिकली देखो, अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट की तो एयरक्राफ्ट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. अब उन कंपोनेंट में आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी हैं. अगर हम बात करें तो फ्लेमेबल लिक्विड्स भी हैं, ऑर्डिनरी मेटल्स भी हैं, उसके साथ साथ कुछ मेटल्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे टाइप के मेटल्स हम यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम में. या फिर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट में भी, है ना. तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बेसिस पे हमने क्या करा है कि फायर को क्लासिफाइड कर दिया है. तो बेसिकली फायर जो है वो क्लासिफाइड है केस, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी और के में. ये जो क्लास ए है, क्लास ए के अंदर आपके जितने ऑर्डिनरी मटेरियल आते हैं. अब ऑर्डिनरी मटेरियल मीन्स जब भी हम बात करेंगे ऑर्डिनरी मटेरियल की तो इसमें आपका हो गया पेपर, वुड, क्लॉथ एंड बहुत सारी चीज़ें. ये आ गई आपकी किसमें? क्लास ए में. तो ये कौन सी क्लास का फायर है? क्लास ए का फायर है. ठीक है, सेकंड आया आपका क्लास बी, जिसमें कि हम जितने भी कंबस्टिबल लिक्विड्स हैं, जितने भी आपके कंबस्टिबल लिक्विड्स हैं, जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, वो सारे के सारे किस में आ गए? क्लास बी में.
अब देखो, अब बात आई क्लास सी की। तो जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, अप्लायंस हैं, स्विचेस हैं, पैनल्स हैं, सारे के सारे किस में आ गए? क्लास सी में। उसके बाद हम बात करेंगे क्लास डी की। तो क्लास डी में जितने मेटल हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, इन सारे मेटल्स में अगर फायर प्रोड्यूस होती है तो उसे हम कहते हैं कि ये डी क्लास का फायर है। अब लास्ट क्लास बचा हमारा क्लास के। तो क्लास के क्या है? जो हमारे कॉमर्शियल अप्लायंस हैं। अब कॉमर्शियल अप्लायंस की अगर हम बात करें तो जितने भी कुकिंग अप्लायंस हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या फिर चूल्हा हो या फिर जितनी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी किस में आ गई? क्लास के में। ठीक है, तो ये था हमारा फायर ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ फायर की बात। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा फायर की बात होगी। अब देखो, हमने यहाँ पर देखा था कि जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है वो 3 वर्ड से मिल के बना था। फर्स्ट फायर, सेकंड प्रोटेक्शन एंड थर्ड सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे किसकी? इन तीनों सिस्टम्स की। अब यहाँ से हमने एक चीज़ तो नोटिस करा। क्या नोटिस करा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो तक क्या था? फायर ट्रायंगल। अब इस फायर ट्रायंगल में से अगर हम एक को हटा दें तो फायर के चांसेस अपने आप नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हमने डेवलप करा उसमें हमने यही कंसेप्ट यूज़ करा। हमने क्या करा? या तो हीट को नेगलेक्ट कर दिया, या ऑक्सीजन को नेगलेक्ट कर दिया, या फिर फ्यूल को नेगलेक्ट कर दिया। अब जब इन तीनों में से एक को हटा देंगे तो इन सब के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं, और जैसे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो अपने आप क्या होगा कि हम मतलब फायर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की, है ना। तो ये जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है ये बेसिकली क्लासिफाइड है 3 टाइप में। कितने टाइप में? 3 टाइप में। फर्स्ट है आपका प्रिवेंशन, सेकेंड है डिटेक्शन एंड लास्ट वन इज। तो जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है ये फर्दर क्लासिफाइड है 3 टाइप से। फर्स्ट है आपका प्रिवेंशन, सेकेंड है डिटेक्शन एंड लास्ट है एक्सटिंग्विशिंग फायर, है ना। अब देखो, प्रिवेंशन, डिटेक्शन और एक्सटिंग्विशिंग। प्रिवेंशन में हमने क्या करा? प्रिवेंशन में हमने जब भी अपना सिस्टम डिज़ाइन करा, अब वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, जो भी केसेस हो। तो जब भी हमने अपना सिस्टम डिज़ाइन करा तब हमने उस सिस्टम में बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जिसकी वजह से फायर लगने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल से नेगलेक्ट हो जाएं। सेकेंड आया फायर डिटेक्शन। अब फायर डिटेक्शन सिस्टम क्या है? फायर डिटेक्शन सिस्टम में एयरक्राफ्ट जब हमारा बन गया या फिर जब वो फ्लाइंग पोजीशन में है, अब मान लो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है और वहाँ पे किसी भी कंपोनेंट में फायर के चांसेस दिखे, तो फायर डिटेक्शन सिस्टम क्या करेगा कि वो उसको तुरंत डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद पायलट को इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ, इंजन के इस कंपार्टमेंट में या फिर एयरक्राफ्ट के इस पार्ट में फायर के चांसेस हैं। तो पायलट क्या करेगा? तुरंत एक्शन लेगा, और जैसे ही पायलट एक्शन लेगा तो फिर हम अपने एयरक्राफ्ट को फायर से बचा सकते हैं, है ना। इसके बाद लास्ट आया हमारा एक्सटिंग्विशिंग फायर। अब ये एक्सटिंग्विशिंग फायर क्या है? एक्सटिंग्विशिंग फायर ये है कि हमारे पास एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स होते हैं जिसके हेल्प से हम आग लगने के बाद उसको बुझा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ही केसेस हैं जिसमें कि मतलब फायर को जिसके हेल्प से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट तो हमने प्रिवेंशन देख ही लिया। सेकेंड है आपका फायर डिटेक्शन सिस्टम। अब देखो, फायर डिटेक्शन सिस्टम क्या है? अच्छा, इन तीनों के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं एयरक्राफ्ट में जहाँ पर फायर प्रोड्यूस हो सकता है। तो सबसे पहला है आपका APU। APU क्या है? ऑक्सिलरी पावर यूनिट। बेसिकली ये, और
इसके साथ साथ क्या है, इंजन्स। तो इंजन्स और एपीयू जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं फायर लगने के। सेकंड है आपका कार्गो कंपार्टमेंट। सेकंड क्या है, कार्गो कंपार्टमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये है बैगेज कंपार्टमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ जो व्हील्स हैं या फिर ब्लीड एयर डक्ट है या फिर आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक बेज हैं, इनमें फायर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब ये हमने देख लिया कि फायर के चांसेस कहाँ कहाँ ज़्यादा या फिर कहाँ कहाँ कम होते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे फायर डिटेक्शन सिस्टम की। तो वैसे तो बहुत सारे फायर डिटेक्शन सिस्टम्स का यूज़ करते हैं हम डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे कि बहुत सारे डिटेक्टर्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स और कंबस्टिबल मिक्सचर डिटेक्टर्स, ऑप्टिकल डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, रेडिएशन सेंसिंग डिटेक्टर्स, रेट ऑफ टेम्परेचर राइट डिटेक्टर्स। लेकिन ये सारे जो डिटेक्टर्स हैं बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, पर एयरक्राफ्ट के केस में हम कुछ स्पेसिफिक डिटेक्शन सिस्टम है जिनका ही यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे फायर डिटेक्शन सिस्टम का। किसका? फायर डिटेक्शन सिस्टम का। अब देखो, फायर डिटेक्शन सिस्टम जो हमारा है वो कैसा होना चाहिए। एक फायर डिटेक्शन सिस्टम हमेशा सिग्नल देता रहे कि कहाँ पर फायर लगने के चांसेस है। जैसे आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में भी देखे होंगे कि वहाँ पर फायर अलार्म लगा होता है। जैसे ही फायर लगने के चांसेस अकर्स होते हैं, तुरंत वो अलार्म बजने लगता है ना। तो इससे जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता चल जाता है कि फायर लगने के चांसेस हैं। हमने क्या करा है कि फायर डिटेक्शन सिस्टम को, जो कि एयरक्राफ्ट में आजकल के हर एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं, वो उन्हें 3 टाइप से क्लासीफाइड कर रखा है। फर्स्ट है आपका थर्मल स्विच सिस्टम, सेकेंड है थर्मोकपल, थर्ड है कंटिन्यूअस लूप। क्या क्या? थर्मल स्विच सिस्टम, थर्मोकपल और कंटिन्यूअस लूप। अब हम इन तीनों के बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल स्विच सिस्टम के बारे में। तो जैसे ये नाम ही बता रहा है कि थर्मल मतलब टेम्परेचर, स्विच मतलब स्विचेस और सिस्टम मीन सिस्टम। तो जहाँ पर हम थर्मल स्विचेस का यूज़ करके फायर डिटेक्शन सिस्टम जनरेट करा, उसी को हमने कह दिया थर्मल स्विच सिस्टम। अब थर्मोकपल्स में हमने थर्मोकपल्स का यूज़ किया और कंटिन्यूअस लूप क्या है ये हम देखेंगे। अब देखो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या है? आपका थर्मल स्विच सिस्टम। अब इसे थर्मल स्विच सिस्टम क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे थर्मल स्विचेस दिख रहे हैं। ये 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, 5, 6, 7। अब ये जो थर्मल स्विचेस हैं ये डिपेंड करते हैं मैन्युफैक्चरर के ऊपर, कि मैन्युफैक्चरर को अगर 4 स्विच लगाना है तो वो 4 लगाएगा, 5 लगाना है 5 लगाएगा, 6 लगाना है 6 लगाएगा। उसके साथ साथ एक चीज़ और मैटर करता है, वो क्या है? वो ये है कि ये जो नंबर ऑफ़ स्विचेस हैं ये किस प्लेस पे आपको प्लेस करना है अपने थर्मल स्विच सिस्टम को, उसके बेसिस पर डिसाइड करे जाते हैं और जो मैन्युफैक्चरर है वो उसी के बेसिस पर डिसाइड करता है। ये जो सर्किट आप देख पा रहे हो ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जहाँ पर आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा, इंडिकेटर्स, लाइट देखने को मिलेंगे, डीमिंग रिले, टेस्ट रिले और टेस्ट स्विच। हम इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले हम मतलब आप लोग ये देख लीजिए कि ये जो एक सर्किट डायग्राम है वो किसका है? थर्मल स्विच सिस्टम का। अब हम इन सब के बारे में, ये जो आपके रजिस्टर हैं, इंडिकेटर लाइट हैं, डीमिंग रिले हैं, टेस्ट स्विच हैं, टेस्ट रिले और थर्मल स्विच हैं, इन सब के बारे में हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अभी आपने देखा थर्मल स्विच सिस्टम, तो इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, सेंसिंग डिवाइसेस यूज्ड होती हैं,
है ना। अब ये जो डिटेक्टर्स हैं और सेंसिंग डिवाइसेस हैं, ये ही क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं कि फायर के चांसेस कहाँ पर हैं। पर कैसे, हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि कैसे डिटेक्ट करती हैं ये। एक्चुअल में क्या होता है कि इस टाइप के सिस्टम में बहुत सारी लाइट एनर्जाइज्ड होती हैं एयरक्राफ्ट पावर सिस्टम की वजह से, है ना, और थर्मल स्विचेस की वजह से। इसमें क्या है कि जो थर्मल स्विचेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव यूनिट्स हैं, और ये टोटल कौन से सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था। और अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो इन सब के पास क्या है, एक सर्टेन टेम्परेचर है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो ये जो थर्मल स्विचेस हैं, आपने देखा होगा कि ये जो थर्मल स्विचेस हैं वो एक दूसरे से पैरेलल अटैच्ड हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें इंडिकेटर लाइट से, तो इंडिकेटर लाइट से ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो जो हमारे थर्मल स्विचेस हैं वो क्या है, एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड हैं। अब जैसे क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर राइज करता है, मतलब देखो, हमने क्या करा कि जितने सारे स्विचेस थे या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम थे, तो इन सब का जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है ना। अब किसी भी कंपोनेंट में या फिर जहाँ पर हमने इसका यूज़ करा है वहाँ पर ये मान लो कि हल्का सा टेम्परेचर राइज करा। अब जैसे ही टेम्परेचर राइज करा सेट वैल्यू से, तुरंत क्या होता है कि ये जो थर्मल स्विचेस हैं वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। और जैसे ही थर्मल स्विचेस एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, तो जो ये आपने यहाँ पर देखा था इंडिकेटर लाइट, अब ये जो इंडिकेटर लाइट, अब ये थर्मल स्विचेस जैसे जैसे क्लोज आते हैं, ये जो इंडिकेटर लाइट है वो अपने आप जलने लगती है ना। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखते हो कि यहाँ पर एक टेस्ट रिले भी है। अब ये टेस्ट रिले क्या है, देखो ये टेस्ट स्विच है, टेस्ट रिले है, ये डिमिंग रिले है। इन सब के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का पूरा है। तो ये जो टेस्ट रिले है, मतलब क्या हुआ कि थर्मल स्विचेस जैसे ही उस कंपोनेंट का या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का टेम्परेचर हल्का सा राइज हुआ, वैसे वैसे ये जो थर्मल स्विचेस हैं वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हुए। और जैसे ही एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हुए, ये जो इंडिकेटिंग लाइट है, ये जो टेस्ट स्विच है वो अपने आप ऑन हो जाएगा। और जैसे ही टेस्ट स्विच ऑन होगा, वैसे जो इंडिकेटर लाइट है वो जलने लगेगा, है ना। तो जैसे इंडिकेटर लाइट जलने लगा, हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ, मतलब यहाँ पर फायर के चांसेस हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोकपल सिस्टम। अब थर्मोकपल सिस्टम के अगर हम डायग्राम की बात करें, तो थर्मोकपल सिस्टम का जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का है। बेटा एक चीज़ हमने और डिस्कस नहीं करा है इसके बारे में, वो ये है कि ये जो स्विचेस हैं ये सारे के सारे एक मेटेलिक बॉक्स के अंदर फिटेड होते हैं, है ना। तो वो जो मेटेलिक बॉक्स है उसका भी कुछ हीट होता है, मतलब वहाँ पर भी टेम्परेचर कुछ होता है, उस टेम्परेचर को हम सेट करके रखते हैं, है ना। सेम केस अगर हम बात करें किसकी, थर्मोकपल सिस्टम की, तो थर्मोकपल सिस्टम का आप ये डायग्राम देख पा रहे होगे। थर्मोकपल सिस्टम में बेसिकली आपको मिलेंगी डिटेक्टर सर्किट्स, टेस्ट स्विच, अलार्म सर्किट, सेंसिटिव रिले, स्लैब रिले और थर्मोकपल्स, है ना। और यहाँ पर आपको एक और दिख रहा होगा हीटर। वैसे ये वाला डायग्राम मैंने आप लोगों को सेंड करा है, जब भी आप पढ़ना तो प्लीज़ इस डायग्राम पे फोकस करना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना। अब देखो ये एक बार सर्किट डायग्राम आप ठीक से देख लो। ये है टेस्ट स्विच, ये है डिटेक्टर सर्किट, ये है थर्मोकपल, यहाँ पर हमने 2 थर्मोकपल्स का यूज़ करा है, ये है सेंसिटिव रिले, ये है स्लैब रिले और ये है अलार्म सर्किट और ये है हीटर, है ना। अब देखो डिटेक्टर सर्किट का काम क्या है। डिटेक्टर सर्किट जैसे कि नाम ही बताता है कि जो डिटेक्टर सर्किट है वो डिटेक्ट करेगा। अब क्या डिटेक्ट करेगा, ओबियसली अगर हीट की बात है तो टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा। इसने क्या करा, टेम्परेचर डिटेक्ट करा। अब ये कैसा टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, एक्चुअल में जो थर्मोकपल सिस्टम है वो टोटली डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर का राइज रेट है ना। अब एक चीज़ और है कि अगर मान लो हमने क्या करा, थर्मोकपल सिस्टम को इंजन कंपार्टमेंट में लगा दिया, तो इंजन कंपार्टमेंट में क्या होगा कि इंजन जो है हमारा वो स्लोली हीट होगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर, है ना। तो इंजन कंपार्टमेंट अगर हीट होगा तो वो स्लोली हीट होगा, है ना। तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट डेवलप्स हो सकते हैं,
और ये जो थर्मोकपल सिस्टम है वो वहाँ के लिए यूज़फुल नहीं है ना। जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा था कि ये जो सिस्टम है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है। फर्स्ट है रिले बॉक्स, वार्निंग लाइट और थर्मोकपल्स। कौन कौन सा? थर्मोकपल्स, ये जो 2 रिलेज है आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 2 रिलेज हैं, और आपका ये जो डिटेक्टर सर्किट्स हैं इन सब से मिलके ये बना है। अब देखो जो सिस्टम की वायरिंग करी गई है उसको हमने 3 टाइप से डिवाइड करा है। फर्स्ट है डिटेक्टर सर्किट, सेकंड है आपका अलार्म सर्किट, और थर्ड है टेस्ट सर्किट, है ना। और जैसे आपने डायग्राम में देखा होगा कि हर एक का, जितने भी सिस्टम्स हैं हर एक का मतलब दूसरा सिस्टम दिया गया है इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए, है ना। अब देखो जो थर्मोकपल है वो 2 डिसिमिलर मटेरियल से मिलके बनते हैं। डिसिमिलर मटेरियल मतलब डिसिमिलर मटेरियल उन्हें कहेंगे जिनकी की प्रॉपर्टी कुछ अलग अलग हो। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम ले सकते हैं क्रोमल और कंस्टेंटन, ये 2 डिसिमिलर मटेरियल हैं। तो ये जो थर्मोकपल्स हैं ये 2 डिसिमिलर मटेरियल से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों मटेरियल हैं वो जिस पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं उसे हम कहते हैं जंक्शन। जैसे आप इस डायग्राम में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 डिसिमिलर मटेरियल है एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इसको हमने बोल दिया जंक्शन, ठीक है। अब क्या है कि थर्मोकपल का जो सर्किट डायग्राम है उसके चारों तरफ हमने एक मेटेलिक केज बनाया है। मेटेलिक केज इसलिए बनाया है ताकि जो एयर का जो एयर का मूवमेंट है वो फ्रीली हो सके, है ना। उसके साथ साथ जैसे ही टेम्परेचर हल्का सा राइज करता है जो थर्मोकपल है वो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। वोल्टेज इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि रेफरेंस जंक्शन और जो हॉट जंक्शन है उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अब अगर दोनों जो जंक्शंस है रेफरेंस जंक्शन और हॉट जंक्शन, अगर इन दोनों जंक्शंस का जो हीटिंग रेट है वो सेम है तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। एयरक्राफ्ट के इंजन के कंपार्टमेंट में अगर धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होता है तो वहाँ पर कोई भी वार्निंग या फिर कोई भी सिग्नल हमें नहीं मिलता है। अब देखो क्या होता है कि जब भी फायर के चांसेस इंक्रीज होते हैं तो फायर के चांसेस में जो आपका हॉट जंक्शन है, कौन सा जंक्शन? हॉट जंक्शन। ये जो हॉट जंक्शन है इसका टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करता है एज़ कम्पेयर टू रेफरेंस जंक्शन से, एज़ कम्पेयर टू रेफरेंस जंक्शन से। अब वही होगा कि मतलब जब जैसे हमने अभी देखा था कि अगर दोनों जंक्शन जो हॉट जंक्शन है और आपकी रेफरेंस जंक्शन है, हॉट जंक्शन और रेफरेंस जंक्शन के का टेम्परेचर अगर सेम रेट से इंक्रीज होगा तो कोई भी वार्निंग लाइट नहीं जलेगी। लेकिन अगर इंजन कंपार्टमेंट में क्या है कि जो आपका हॉट जंक्शन है उसमें हीट ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू रेफरेंस जंक्शन, तब हमारा जो अलार्म है वो बजना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ और है कि यहाँ पर मतलब जैसे ही जो आपका करंट है वो 4 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगा तुरंत जो रिले सेंसिटिव रिले है वो क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। जैसे ही करंट आपका 4 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगा जो आपका सेंसिटिव रिले है वो क्लोज हो जाएगा। आप देखो सेंसिटिव रिले है क्या, यहाँ पर देखो ये हमने लिखा है सेंसिटिव रिले। अब ये आपको यहाँ पे एक स्विच दिख रहा होगा, तो जैसे ही 4 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट का फ्लो होगा तुरंत ये जो सेंसिटिव रिले है ये सर्किट क्लोज हो जाएगी, और जैसे ये सर्किट क्लोज होगी तुरंत आपका अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका थर्मोकपल सिस्टम, है ना। अब लास्ट वाला बचा है आपका कंटिन्यूअस लूप सिस्टम। अब देखो, अब अगर हम बात करेंगे किसकी? कंटिन्यूअस लूप सिस्टम की। कंटिन्यूअस लूप सिस्टम, तो ये जो कंटिन्यूअस लूप सिस्टम है ये आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पर हमने क्या करा है कि थर्मल सेंसिंग एलिमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है ताकि एयरक्राफ्ट के इंजन के कंपोनेंट में या फिर हर जगह पे जहाँ पर भी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज़ करे
या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर जहाँ पर भी फायर के चांसेस हो, ये तुरंत कंटिन्यूस लूप सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट करके और हमें इंफॉर्मेशन दे दे। और ये जो डिटेक्शन स्विचेस होते हैं ये सारे के सारे केबिन में होते हैं जहाँ से पायलट को इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। अब देखो, अब ये जो कंटिन्यूस लूप सिस्टम है ये भी आपका दो टाइप से क्लासीफाइड है। फर्स्ट है थर्मिस्टर टाइप, फर्स्ट है थर्मिस्टर टाइप एंड सेकंड है आपका न्यूमेटिक प्रेशर डिटेक्टर, है ना। अब यहाँ पे देखो थर्मिस्टर टाइप मतलब जो टेम्परेचर जहाँ पर भी टेम्परेचराइज करेगा थर्मिस्टर टाइप जो है वो हमें डिटेक्ट करके बताएगा। और ये जो न्यूमेटिक प्रेशर डिटेक्टर है, न्यूमेटिक प्रेशर आप लोगों को पता है, न्यूमेटिक वर्ड से आप बहुत ज़्यादा मतलब रूबरू हो। न्यूमेटिक प्रेशर डिटेक्टर क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। वैसे भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जहाँ पर भी मीडियम हमारा एयर होगा और प्रेशर राइज करेगा तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, न्यूमेटिक प्रेशर डिटेक्टर में। अब देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, प्रिवेंशन, डिटेक्शन और एक्सटिंग्विशिंग टाइप। हमने प्रिवेंशन और डिटेक्शन देख लिया। अब हम बात करते हैं एक्सटिंग्विशर की। अब देखो एक्सटिंग्विशर क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें एक्सटिंग्विशर की तो इसे हम फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। आप चाहे नॉर्मल 4 व्हीकल्स हो या फिर कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर किसी घरों में भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स मिलेंगे, है ना। और वैसे भी आप लोग तो फ्लाइट से ट्रेवल करते हो तो आपने हर जगह देखा होगा कि जब भी कोई भी पायलट टेक ऑफ करने वाला होता है तो जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो उसको परमिशन देता है ना। तो आपने देखा होगा कि जो ग्राउंड स्टाफ होता है उसके हाथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर की बॉटल होती है। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर होते क्या हैं और ये कितने टाइप से क्लासीफाइड है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि कौन से फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के एजेंट होते हैं और कौन से फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट में हम किस चीज़ को एलिमिनेट करते हैं। अब हमने बात करी किस चीज़ को एलिमिनेट करते हैं तो इट मीन्स ये कि मैं बात कर रही हूँ किसकी, फायर ट्रायंगल की। अब फायर ट्रायंगल में आपका हीट था, ऑक्सीजन था, केमिकल रिएक्शन था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था वो था फ्यूल, है ना। तो हम ये देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट में से किस चीज़ को नेग्लेक्ट करा गया है, ठीक है। अब देखो फायर एक्सटिंग्विशर है क्या, ये क्या है, एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है। क्या है, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस। क्या है ये, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए। पर देखो फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा जब तक एक लिमिट में फायर के चांसेस हैं तब तक ये वर्क करता है, उसके बाद ये वर्क करना बंद कर देता है, तब हमें जो है फिर फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना पड़ता है ना। इसको अगर हम क्लासीफाइड करें फायर एक्सटिंग्विशर को तो ये बेसिकली 2 टाइप से क्लासीफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। मतलब चलो ठीक है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। तो स्टोरेज के बेसिस पे हमने इसको 2 टाइप से क्लासीफाइड करा है। फर्स्ट है स्टोर्ड प्रेशर और सेकंड है कार्ट्रिज ऑपरेटेड, है ना। स्टोर्ड प्रेशर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, स्टोर्ड प्रेशर क्या है कि कोई भी हमने जैसे हमने बॉटल के क्लासिफिकेशंस भी पढ़ रखे हैं, तो हमने कोई भी एक बॉटल लिया जिसमें चाहे वो एयर हो या फिर कोई फ्लूइड हो या फिर जो भी हो, उसको हमने काफ़ी प्रेशराइज्ड करके रखा है। जहाँ पर भी आग लगी हमने क्या करा, काफ़ी हमने अपना जो एक्सटिंग्विशर बॉटल है उसको ओपन करा और जैसे ही हमने उसको ओपन करा हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड, वो कुछ भी हो सकता है, वो फायर पे पड़ा और फायर बुझ गई, है ना। तो ये था आपका स्टोर्ड प्रेशर। और कार्ट्रिज प्रेशर में क्या होता है, इसमें
जो गैसेस होते हैं वो सेपरेट होती हैं जब हम मतलब सेपरेट होती है जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं किसी बॉटल में से या कहीं से भी, तो हमें उसको प्रेशराइज करके डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो ये आता है आपका कार्ट्रिज ऑपरेटेड में। अब हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेलेंट। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेलेंट, कि कौन से फायर एक्सटिंग्विशर में हम कौन सा प्रोपेलेंट डालते हैं। तो फर्स्ट है आपका वाटर, सेकंड वेट केमिकल, अब ये वेट केमिकल, थर्ड है आपका फोम, फोर्थ है ड्राई केमिकल, फिफ्थ है ड्राई पाउडर, और इस ड्राई पाउडर को हम लोग मेटल फायर्स भी कहते हैं, है ना। इसके साथ साथ है आपका CO2, फिर है वेपोराइजिंग लिक्विड, उसके बाद है हेलोन, है ना। अब देखो ये तो आपका क्लासिफिकेशन था किसका, फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट का डिफरेंट बेसिस पे। अब आप पहला देखो वाटर, है ना। मैंने एक चीज़ और कही थी आप लोगों से कि हम देखेंगे कि जो ये फायर ट्रायंगल था, फायर ट्रायंगल में से हम कौन से एजेंट में क्या रिमूव करते हैं। तो जब हम वाटर अप्लाई करते हैं, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में वाटर एज अ एजेंट वर्क करता है, तब हम क्या करते हैं कि जो बर्निंग मटेरियल है, अब बर्निंग मटेरियल है वो उसको क्या करते हैं हम कूल कर देते हैं। सेम केस वेट केमिकल के साथ भी होता है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं फोम की, तो फोम क्या करता है कि जो मतलब फ्यूल है, फ्यूल के ऊपर एक सील क्रिएट कर लेता है। अब फ्यूल के ऊपर अगर सील क्रिएट करेगा तो ये जो ट्रायंगल था वो तीन चीज़ें थी, O2, फ्यूल, केमिकल रिएक्शन और हीट। तो जब इसने क्या करा, फ्यूल के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर ली, जैसे इसने लेयर क्रिएट कर ली तो इसका केमिकल रिएक्शन इन तीनों के साथ बंद हो गया, और जैसे ही बंद हुआ इसने क्या हुआ कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो वर्क करना शुरू कर दिया, मतलब आग बुझने लगी। उसके बाद हमारा आया ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर में क्या होता है कि सेम केस, ड्राई पाउडर क्या करता है कि जो बर्निंग मेटल है उसके ऊपर एक क्रस्ट क्रिएट कर देता है। ड्राई केमिकल क्या करता है, केमिकल रिएक्शन से प्रिवेंट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हेलोन जो है इन सब के भी यही वर्क है। अब देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा हेलोन। हेलोन क्या है, ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है और जितने भी कंबस्टन जोन है वहाँ से आपका हीट रिमूव कर देता है, और जो केमिकल रिएक्शन है इनके चेन्स को ब्रेक कर देता है। तो ये था आपका फायर एक्सटिंग्विशर। तो बेटा हमने देखो क्या क्या टॉपिक्स देखे। हमने देखा सबसे पहला फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आपका 3 वर्ड से मिल के बना था, फायर, प्रोटेक्शन और सिस्टम। तो हमने पहले फायर के बारे में डिस्कस करी, फिर ये देखा कि कैसे करके हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी कमियां पता करी। उसके बाद हमने उसी पे वर्क करा, और उस पर वर्क करने के बाद हमने एक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम बना लिया, है ना। फिर हमने फायर ट्रायंगल्स की बात करी, फिर टाइप ऑफ फायर की बात करी। उसके बाद हमने फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को फिर क्लासिफिकेशंस उसके देखे, जिसमें 3 चीज़ें इंक्लूड हुई, प्रिवेंशन, डिटेक्शन और एक्सटिंग्विशिंग फायर। फिर हमने ये डिस्कस करा कि एयरक्राफ्ट में ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर कि फायर के चांसेस डेवलप होते हैं। फिर हमने जो आपके फायर डिटेक्शन सिस्टम्स थे इन सब की स्टडी की। तो ये था आपका फायर डिटेक्शन सिस्टम। अब प्लीज़ एक बार इसको देखिएगा, और किसी को भी किसी टॉपिक में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में कहाँ पर प्रॉब्लम है। और थैंक यू सो मच।